हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ एग्जांपल्स देखे थे। मैंने आपको 15 एग्जांपल लिख के बताए थे कि उनके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं। उसमें से एक एग्जांपल में मैंने डॉट रिप्रेजेंट करके दिखाया था कि किस तरह से आपको उसे रिप्रेजेंट करना है, और बाकी का मैंने होमवर्क दिया था कि आप लोगों को वो खुद ड्रॉ करना है। आज हम लोग इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो मैं एक भी क्वेश्चन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो आप लोगों को बहुत प्यार से समझना है, बिल्कुल 100% अच्छे से समझाऊंगा मैं, आपको समझ में आ ही जाएगी बातें, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में हमें बात करनी है। वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या रिप्रेजेंट करती है? देखो, वर्ड ही बहुत कुछ बताता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस मींस वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होगी, थोड़ी सी ये तो समझ आती है हमें। बॉन्ड फॉर्म करने के बारे में बात होगी, और ये थियरी है, राइट। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करने में कुछ ना कुछ तो यूज होते ही होंगे, तभी जाके इसको वैलेंस बॉन्ड थियरी बोलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी आओ समझते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी कौन से मॉलिक्यूल के लिए है? तो इतना तो याद रखना, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये सिर्फ और सिर्फ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उसी के ऊपर ये एप्लीकेबल है। मिस H2, O2, N2, F2, तो इन सब में देखो, H2 बोला मैंने तो 2 हाइड्रोजन, F2 में 2 फ्लोरीन, O2 में 2 ऑक्सीजन, N2 में 2 नाइट्रोजन, तो 2 ही एटम हो तभी ये थियरी काम करती है। HF अलग अलग है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, बट है तो 2 ही एटम। HCl हाइड्रोजन क्लोरीन, HBr हाइड्रोजन Br। इन शॉर्ट 2 अलग अलग एटम से या 2 सिमिलर एटम से जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वो मॉलिक्यूल को हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी से बहुत आसानी से समझते हैं। बाकी जब मोर देन 2 एटम का मॉलिक्यूल आएगा तो उसके लिए एक नई टर्म हम लोग समझेंगे, इट इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम लोग डायएटॉमिक के बारे में बात करते हैं। तो ओनली फॉर अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल दिस थियरी इज एप्लीकेबल, राइट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, वर्ड में जो बता रहा हूं उसे समझना। देखो, वैलेंस बॉन्ड थियरी में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी एटम के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल है कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। आई रिपीट, कोई भी एटम के वैलेंस शेल मींस कौन सा बेटा? आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं कभी भी कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है तो। एंड दूसरी चीज, वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। एंड दूसरी चीज, आउटर शेल के भी सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल है। अब ये अनपेयर्ड क्या है बेटा? देखो, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। उसमें से ये दोनों प्रेजेंट है तो उसे हम लोग पेयर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर्ड। जिसमें से एक को हटा दिया जाए तो सिर्फ एक बच गया, इसे हम बोलते हैं अनपेयर्ड। एक ही ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाए तब उसे बोला जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है कि? तो उसे हम लोग यहां पर वर्डिंग में लिखते हैं, आपको ये वर्डिंग लिखनी है तो थोड़ा ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, हम प्यार से उसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वीबीटी बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स take part in covalent bond formation। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर 1। दूसरा, मैंने आपसे बताया था सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग इसे ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आ रही है? ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब ये हाफ फिल्ड क्या होता है? वही अनपेड बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। देखो, एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है। अब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, आप चाहे किसी को भी क्लॉकवाइज बोलो, किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज बोलो, हम स्पिन क्वांटम नंबर में ये पढ़ चुके हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यदि एक ही तरह का इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा। अब जो पेयर्ड है वो अपनी पेयरिंग तोड़ के थोड़ी ना नई पेयर करेगा बेटा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होके पेयरिंग करेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, जरा समझना इसे। मान के चलो आपके पास कोई ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहां पर इसका ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को मैं E A बता रहा हूं और इस न्यूक्लियस को मैं Na बता रहा हूं। Na इज अ न्यूक्लियस, EA इज इलेक्ट्रॉन। मैं बात कर रहा हूं A एटम के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट A एटम। और A एटम का जो न्यूक्लियस है वो Na है और उसका इलेक्ट्रॉन है EA। यहां पर हमारे पास एक दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम है तो इसका ये न्यूक्लियस है और यहां पर उसका इलेक्ट्रॉन, ये EB है और ये NB है, क्योंकि हम एटम B के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप सबको पता है कि न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो अट्रैक्शन होता ही होता है। सिमिलरली यहां पर न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन तो होता ही होता है। लेकिन होता क्या है बेटा, ध्यान रखना कि ये जो न्यूक्लियस है मींस A एटम का न्यूक्लियस B एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है। आई रिपीट, A एटम का न्यूक्लियस B एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है एंड B एटम का न्यूक्लियस A एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स हमको कहां से कहां मिल रहा है? न्यूक्लियस A से इलेक्ट्रॉन B, न्यूक्लियस B से इलेक्ट्रॉन A। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर अलग अलग टाइप के हैं। एक एटम का न्यूक्लियस उसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो अट्रैक्शन लगा ही रहा है सेम, और इंटर्न अट्रैक्शन भी लग रहे हैं। यहां पर A न्यूक्लियस B के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, B न्यूक्लियस A के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, यहां पर रिपल्शन भी लगेगा। दो सिमिलर चार्ज के बीच में क्या लगता है बेटा? रिपल्शन। तो यहां पर रिपल्शन फोर्स दो न्यूक्लियस के बीच में लगेगा एंड रिपल्शन फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो लगेगा। इलेक्ट्रॉन A एंड इलेक्ट्रॉन B के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लगा है। पहले तो एक चीज याद रखना, अट्रैक्शन फोर्स कैसे होते हैं? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। ये याद रखना है आपको, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। एंड जो रिपल्शन होते हैं, जो रिपल्शन फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स एंड शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। अब जो लॉन्ग रेंज फोर्स है वो कहां पर बन रहे हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स जो है वो इंटर एटम के बीच में लगेंगे, मींस Na से लेके EB के बीच में।
तो यहां पर लग सकता है Na NEB के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, NB NEA के बीच में। मैं सिर्फ एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो अट्रैक्शन लग रहा है उसी के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो सेम एटम का सेम इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन लग रहा है वो तो है ही, लेकिन इसका मैं यहां पर जिक्र नहीं कर रहा। रिपल्शन बात कर रहे हैं। रिपल्शन में क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में। तो यहां पर लगेगा Na NNB के बीच में, NEA NEB के बीच में। तो ये रिपल्शन फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका मतलब समझा देता हूं। जब दो एटम एक दूसरे से दूर होते हैं तब सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स काम कर सकता है, बट जब वो एटम एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो नजदीक आने के बाद उनके बीच में अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन फोर्स भी काम करेगा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, एक ग्राफ से मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये काम किस तरह से करता है, जरा ध्यान रखना। इसे हम लोग मान लेते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाली एक्सिस है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी। आप सबको ये तो पता ही होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है, कोई भी मॉलिक्यूल बेटा स्टेबल कब होता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि बीमार आदमी जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि बेड के ऊपर रहेगा वो, राइट। तो एनर्जी जितनी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ध्यान रखना जरा, दो एटम है, पहली कंडीशन में ले रहा हूं यहां पर कंडीशन नंबर 1। दो एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा है, दो एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये ए एटम है, ये बी एटम है, डिस्टेंस बहुत है। और जब डिस्टेंस ज्यादा है तो कोई भी फोर्स वहां पर काम नहीं कर रहा। तो यहां पर ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दो एटम के बीच में बहुत ज्यादा है। अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, कोई भी वजह से ये दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आए। अब जब दोनों नजदीक आ रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ। तो यहां पर डिस्टेंस क्या हुआ बेटा, कम। तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहां पर ज्यादा था, अब थोड़ा कम होगा, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो गया, यहां पर आ गया। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो गया। अब क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जब कम होता है तो क्या वहां पर रिपल्शन लग सकता है? नो, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। अभी और नजदीक आएंगे फिर रिपल्शन लगेगा, अभी तो सिर्फ अट्रैक्शन लगेगा। तो लॉन्ग रेंज फोर्स ही लग सकते हैं, तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये दोनों और नजदीक आएंगे। तो थर्ड पॉइंट, दोनों और नजदीक आए बेटा। लेकिन यहां पर ए एंड बी के बीच में नो डाउट की अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन अब इतने नजदीक आ चुके हैं कि उनके बीच में शॉर्ट रेंज फोर्स भी लगेगा, मींस रिपल्शन भी लगेगा। लेकिन याद रखो अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज्यादा होगा, और ये अट्रैक्शन फोर्स जब जब ज्यादा लगेगा तब तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई इसकी कंपेयर में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कंपेयर में कम हुई। फोर्थ पॉइंट, ये दोनों आपस में और नजदीक आ गए, और इतने नजदीक आ गए कि दोनों ओवरलैप कर गए, दोनों की ऑर्बिटल ओवरलैप कर गई बेटा। ए एंड बी के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एंड इन दैट केस अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स इक्वल हो गए। एक मॉलिक्यूल जो बॉन्ड फॉर्म कर लेता है वो दो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स सेम हो जाता है। तो यहां पर वो अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स सेम हो गया। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो कम हो ही रहा है, देख सकते हो आप लोग। फिफ्थ नंबर, अब मान के चलिए कि और ये दोनों नजदीक चले गए तो शॉर्ट रेंज फोर्स ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, मींस रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन जब जब बढ़ता है तब पोटेंशियल एनर्जी को वो बढ़ा देता है, समझना ध्यान से। तो अब ये दोनों और नजदीक आ गए तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्स और बढ़ जाएगा।
रिपल्शन फोर्स बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी 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 ऐसे। तो आप लोग उस हिसाब से 5, 6, 7, 8 ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इसमें से पास होती हुई एक लाइन को मैं ड्रॉ करूं तो आप इस लाइन को गौर से जरा देखिए। तो ये लाइन में ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स कॉमन है, जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो आएगा इसको हम आर या फिर रेडियस बोल सकते हैं, या फिर रेडियस तो नहीं बोलेंगे, आर डिस्टेंस ही बोलो चलो, और इसे हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे बेटा? बॉन्ड लेंथ। जब भी बॉन्ड लेंथ की बात आती है अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स इक्वल। ये सारे पॉइंट पे अट्रैक्शन फोर्स हायर है रिपल्शन फोर्स से, और जब जब अट्रैक्शन फोर्स हायर है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन जैसे रिपल्शन फोर्स बढ़ा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो सकती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर? तो इन शॉर्ट में कहना यह चाहता हूं ये पूरी कहानी से कि दो एटम जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे, क्लोजर टू ईच अदर, व्हेन टू एटम बिकम क्लोजर टू ईच अदर, दे डू अ ओवरलैपिंग ऑफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। वो जो बाहर की ऑर्बिटल है, आउटरमोस्ट शेल की ऑर्बिटल है, उनका ओवरलैपिंग करेंगे। एंड जैसे ही वो ओवरलैपिंग करेंगे, प्रॉपर एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म होगा तो अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स इक्वल हो जाएंगे एंड वो मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाएगा। बात समझ आ रही है? अब एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, समझना। ये दो ऑर्बिटल है, मान के चलो मेरे दोनों हाथ हैं, जो मेरे दोनों हैंड्स हैं, ये दोनों ऑर्बिटल ऐसा मान लो। अब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ नजदीक आई और ये ऐसे ओवरलैप कर गई, ऐसे ओवरलैप कर गई। समझना ध्यान से अच्छे से। अब ये ओवरलैप कर गई है तो इसे तोड़ना भी आसान है क्योंकि ओवरलैपिंग इतनी प्रॉपर नहीं हुई है। तो ये कहानी ये है कि दो एटम एक दूसरे के नजदीक आए, ओवरलैपिंग कर ली और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। दूसरी एक कहानी ये है कि दो एटम है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और इस तरह से ओवरलैप कर गए। अब मुझे ये बताइए कि पहले वाला एग्जांपल और ये दूसरे वाले एग्जांपल में ज्यादा एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग कहां पर है? बिल्कुल सही, सेकंड वाले में। और जब ये ज्यादा एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग है तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी बेटा? बहुत ज्यादा। ये बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा बेटा, सीधी सी बात है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर से ही बॉन्ड स्ट्रेंथ पहचानी जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बात समझ आ रही है? तो उसे हम लोग नोट करते हैं, जरा ध्यान रखना। बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पर लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द extent of overlapping. Bond strength is directly proportion with the extent of overlapping. याद रखना, जितने ज्यादा एक्सटेंट पे, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी दो ऑर्बिटल की, उतना वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है सबको? अब हम लोगों को बात करनी है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में। ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे समझेंगे, बात करते हैं उसके बारे में। पहले आप लोग ये वीबीटी के जो मेन पॉइंट है उसे नोट करिए, फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को समझते हैं। अब देखते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ज्यादा कब होगी और कम कब होगी उसके बारे में बात करनी है। तो इट्स डिपेंड ऑन टू थिंग्स, नेचर और शेप ऑफ ऑर्बिटल, नेचर और शेप ऑफ ऑर्बिटल। इन सेकेंड द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं नेचर और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, एंड उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ में किस तरह से फर्क आता है, चेंज आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में है, और वो लेक्चर मिस कर दिया तो शायद आपको आगे समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल कंटिन्यूअसली लेक्चर चलेंगे, अच्छे से समझना है। अब हम लोग आज बात करेंगे नेचर और शेप ऑफ ऑर्बिटल।
अब सबको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यदि आप मेरे से पढ़े हो तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से शेप को डिस्क्राइब किया था वहां पर कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, सर्कल नहीं, सर्कल का मतलब सिर्फ राउंड होता है, बट ये स्फेरिकल शेप है, बॉल जैसा, जैसे कि ये वाला देख सकते हो ये। तो ये जो है ये एक s ऑर्बिटल है ऐसा मान लो। अब ये s ऑर्बिटल में थोड़ा सा समझना है हम लोगों को कि s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल शेप का है तो इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूमते होंगे, ऐसे भी घूमते होंगे, ऐसे भी घूमते होंगे, इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में घूमते होंगे, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एरिया में। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं बॉन्ड इस तरफ से भी बना सकता हूं, मैं बॉन्ड इस तरफ से भी बना सकता हूं, मैं ऊपर से भी बॉन्ड बना सकता हूं, नीचे से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, यहां से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? मींस कोई भी एरिया से हम लोग इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, कहीं से भी ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ इक्वली फैली हुई है, और इक्वली चारों तरफ फैली हुई है तो ये बॉन्ड कोई भी तरफ से बना सकता है, ये नॉन डायरेक्शनल है। क्लियर है बेटा? दूसरी चीज, अब मान के चलो मैं एक एटम है यहां पर और ये s ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और यहां पर बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? वीक, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना भी आसान है। क्यों? क्योंकि एक ही तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड के लिए यूजफुल है, बाकी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस तरफ है या इस तरफ है या ऊपर नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एक तरफ है वो ही यूज हो रही है इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, तो यहां पर ये बॉन्ड वीक हो सकते हैं। जबकि p ऑर्बिटल की मैं बात करूं बेटा तो p ऑर्बिटल डायरेक्शनल है। कैसे? ये p ऑर्बिटल है, ऐसा मान लो, ये डंबल शेप है, मान लो डंबल शेप है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करेगा, एंड जब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करेगा तो एक ही तरफ बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, यहां से या यहां से बॉन्ड नहीं बन सकता, यहां से बॉन्ड नहीं बन सकता, पीछे से बॉन्ड नहीं बन सकता, जहां पर इलेक्ट्रॉन है डंबल का वहां पर ही बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। मींस p ऑर्बिटल इज अ डायरेक्शनल, एंड जो डायरेक्शनल होता है वो ज्यादा एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग कर सकता है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग प्रॉपर एक्सटेंट पे कर सकता है और बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि s ऑर्बिटल की कंपेयर में जब p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो बॉन्ड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, राइट? लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं हम आज डिस्कस करने वाले सिर्फ ये पॉइंट, इसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करने वाले, तो जरा ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहले s ऑर्बिटल के बारे में, तो ये स्फेरिकल शेप है, ये सर्कल नहीं ड्रॉ किया, स्फेरिकल शेप है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन चाहे आप क्लॉकवाइज वाला ड्रॉ करो या एंटी क्लॉकवाइज वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, जब पेयर्ड होते हैं तब। लेकिन अभी तो हमें अनपेयर्ड की बात करनी है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड क्यों बेटा? वीवीटी का मेन पॉइंट ही ये था कि आउटर शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, और यहां पर ये हो गई हमारी s ऑर्बिटल, और यहां पर मैं p ऑर्बिटल के बारे में देख रहा हूं। p ऑर्बिटल में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हो गई हमारी p ऑर्बिटल। तो हमारे पास s ऑर्बिटल है, हमारे पास p ऑर्बिटल है। थोड़ी देर पहले मैंने जिस तरह से बात करी वो पता होनी चाहिए आपको कि s ऑर्बिटल कैसी है बेटा। s ऑर्बिटल इज अ नॉन डायरेक्शनल, s ऑर्बिटल इज अ नॉन डायरेक्शनल, जबकि p ऑर्बिटल कैसी है? डायरेक्शनल है। p ऑर्बिटल कैसी होती है बेटा? डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब भी वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो सिर्फ एक ही तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यूज करेगा, तो बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं लेस अट्रैक्शन होगा। यहां पर कैसा अट्रैक्शन होगा? लेस अट्रैक्शन। लेस अट्रैक्शन से ओवरलैपिंग भी कैसी होगी? लेस ओवरलैपिंग होगी। लेस अट्रैक्शन से लेस ओवरलैपिंग, एंड लेस ओवरलैपिंग से लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ बनेगी।
बॉन्ड स्ट्रेंथ बी कैसी बनेगी बेटा, लेस बनेगी, सिंपल। यहां पर बात करें तो ये डायरेक्शनल है, तो यहां पर अट्रैक्शन कैसा होगा, मोर। यहां पर मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन से मोर ओवरलैपिंग, एंड मोर ओवरलैपिंग होगी तो मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ बनेगी। मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ बनेगी। बात समझ आ रही है? तो इन शॉर्ट यहां पर आपको याद रखना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखा था, याद करो बेटा, डायरेक्शनल नेचर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। लेकिन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शनल नेचर के ऊपर, डायरेक्शनल नेचर के साथ वो डिपेंड करती है। तो डायरेक्शनल नेचर जितना बढ़िया होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी बढ़ेगी। तो आप डायरेक्शनल नेचर के साथ भी लिख सकते हो या फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी लिख सकते हो, बात एक ही है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लिखो, बात एक ही है। बात समझ आई? जितनी ज्यादा एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग होगी वो तभी पॉसिबल है जब ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर वाली हो, एंड ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर वाली होगी तब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे कि p एंड p ऑर्बिटल के बीच में जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शनल नेचर वाले हैं। फिर s एंड p के बीच में बनेगा वो थोड़ा वीक होगा, एंड s एंड s के बीच में बनेगा वो सबसे वीक होगा, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है बेटा। ये कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। ये कैसा है, डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल बॉन्ड ऑलवेज ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा नॉन डायरेक्शनल की कंपेयर में। तो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ ये याद रखनी है। क्लियर है सबको? लेकिन अब कहानी स्टार्ट होती है। कैसे, देखो हम अब इसमें दो चीजें देखने वाले बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में दो चीजें हैं। एक पीरियड नंबर सेम हो ऐसे एलिमेंट, एंड पीरियड नंबर डिफरेंट हो ऐसे एलिमेंट के बारे में देखना है। तो यहां पर हम लोग यहां पर हेडिंग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, दो अलग अलग तरीके से हम लोग इसको कंपेयर करना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ को। सबसे पहला तरीका है when n are common, या फिर लिख सकते हो n is same। when n is same, बेटा n क्या है, ये कहानी या ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। n को आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो, n को आप लोग पीरियड नंबर बोल सकते हो, बात एक ही है। n is same। अब n सेम है तब की बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है। देखो बेटा ध्यान से, मुझे ये बताइए, सेकेंड नंबर का जो ऑर्बिटल होगा एंड थर्ड नंबर का ऑर्बिटल होगा, दोनों में साइज किसकी बड़ी होगी, बट ऑब्वियस है थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर की कंपेयर में फोर नंबर की साइज कैसी होगी, ज्यादा। फोर नंबर की कंपेयर में फाइव नंबर की साइज कैसी होगी, ज्यादा। तो अभी तो हम लोग सिर्फ ऐसी साइज को देख रहे हैं जिसमें n सेम है। n कैसा है, सेम है बेटा। अब जब n सेम है तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है डायरेक्शन, नेचर, और कुछ नहीं देखना है। जब भी ऑप्शन दिए गए हो बॉन्ड स्ट्रेंथ के और जिसमें n सेम है तो आपको सिर्फ देखना है उसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डायरेक्शनल नेचर। तो यहां पर आपको याद रखना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला को फॉलो करो, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल होगी ऑर्बिटल तो प्रॉपर एक्सटेंट पे वो ओवरलैप करेगी। देखो एग्जांपल देखते हैं इसके। मान के चलो आपके पास है कोई भी एक एग्जांपल लेना है, जैसे 2s एंड 2s के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, देन 2s एंड 2p के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, एंड 2p एंड 2p के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ। ओके, सेकेंड लेटर में p है। अब 2s 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 2p 2p 2p, मुझे बताइए ज्यादा एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग कहां होगी। बिल्कुल सही बेटा,
जब p ऑर्बिटल आपको दिख रही है तो वो डायरेक्शनल है, एंड डायरेक्शनल में मोर अट्रैक्शन, मोर ओवरलैपिंग, मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ये होगी, क्योंकि देख सकते हो कि ये दोनों डायरेक्शनल है। इसमें p डायरेक्शनल है, s नॉन डायरेक्शनल है, और यहां पर दोनों नॉन डायरेक्शनल, तो कुछ ऑर्डर इस तरह से आएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, एक एक्सेप्शन इसमें याद रखना है। यदि बात करें हम H2 मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल की बात करें बेटा, तो H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल वाले हैं, ये 1s, ये 1s, और 1s ऑर्बिटल वाले मॉलिक्यूल जब भी ओवरलैप करते हैं तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे बोलते हैं IND, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, कैसा होगा? लेस। बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इनका लेस है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब मुझे बताओ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेस क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम की साइज कम है, तो यहां पर लिख सकते हैं एटॉमिक साइज ही पहले से कम है। बेटा एटॉमिक साइज कम है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेस, और अट्रैक्शन कैसा होगा? ज्यादा। अट्रैक्शन मोर, अट्रैक्शन मोर तो ओवरलैपिंग भी मोर होगी, एंड जब ओवरलैपिंग मोर होती है, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हो जाती है? ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा हो जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि इसकी 1s एंड 1s के बीच में बॉन्ड है, फिर भी ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो यदि मैं पूरा ऑर्डर इसके साथ मैच करके बताऊं, तो जब n सेम है तब की बात है, तो किसी के साथ भी कंपेयर करो, 1s एंड 1s की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर p एंड p की, फिर s एंड p की, एंड देन आफ्टर s एंड s की। ये फाइनल ऑर्डर है आप लोगों का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का फाइनल ऑर्डर है ये। बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइनल ऑर्डर, 1s एंड 1s की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर ये नॉन डायरेक्शनल है फिर भी, क्योंकि रीजन मैंने बता दिए, साइज कम है, एटॉमिक साइज, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, ओवरलैपिंग ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर p एंड p की, फिर s एंड p की, एंड सबसे लास्ट वाली कौन सी है? s एंड s की। बात समझ आई? ये तो हमने बात करी ओवरलैपिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसमें व्हेन n इज सेम। बट ऐसी भी तो कहानी हो सकती है जिसमें n डिफरेंट हो, राइट? आप ये पार्ट को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये बताता हूं कि n डिफरेंट हो तब क्या सोचना है। हो गया बेटा? चलिए, n सेम है तब हम लोग क्या कर रहे हैं? तो सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं कि ऑर्बिटल डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल वाली ऑर्बिटल जो है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आती है, नॉन डायरेक्शनल वाली ऑर्बिटल है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम आती है। लेकिन जब n सेम हो तभी ये सिर्फ काम कर सकता है। अब हम लोगों को ऐसे एग्जांपल्स देखने हैं जिसमें n डिफरेंट हो। तो सेकेंड पॉइंट में बताना चाहता हूं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में ही बात चल रही है, लेकिन व्हेन, चलिए एक नया चौक ले लेते हैं बेटा। व्हेन n इज डिफरेंट, n क्या है? अगेन n को आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो, n को आप लोग पीरियड नंबर बोल सकते हो, बात एक ही है। ओके, तो व्हेन n इज डिफरेंट, n डिफरेंट है तब क्या सोचना है? तो वहां पर कहानी बदल जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportion with the size of overlapping orbital. Size of overlapping orbital. Bond strength is inversely proportion with the size of overlapping of orbital. कहने का मतलब साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगी, जिस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है उसकी साइज जब बढ़ेगी तब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। आई रिपीट,
जिस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है उसकी साइज यदि बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब मुझे बताइए बेटा, सेकेंड पीरियड का कोई ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, ये n की वैल्यू है, तो यहां पर ऑर्बिटल की साइज कहां पर बढ़ेगी? डाउन द ग्रुप में जाऊंगा तो सेकेंड नंबर की कंपेयर में थर्ड, थर्ड की नंबर में फोर्थ एंड फोर्थ की नंबर में फिफ्थ की साइज कैसी होगी? इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑर्बिटल की। तो यहां पर ऑर्बिटल साइज इंक्रीज होती है जब n इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम लगेगा, अट्रैक्शन कम लगेगा तो वो बॉन्ड वीक होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो लेसर साइज में ज्यादा अच्छा होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़िया होती है कब? जब साइज कम है। तो ऑर्बिटल जैसे n बढ़ा देगा तो साइज बढ़ा देगा, साइज बढ़ा देगा तो न्यूक्लियस से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं मैं, शायद आपको इससे बहुत आसानी से समझ में आएगा। 2p एंड 2p के बीच में कोई बॉन्ड है, 3p एंड 3p के बीच में कोई बॉन्ड है, फिर 4p एंड 4p के बीच में कोई बॉन्ड है बेटा, एंड 5p एंड 5p के बीच में कोई बॉन्ड है। मान लो ऐसा, तो इसमें 2p 2p 3p 3p 4p 4p एंड 5p 5p, आप समझते हो कि 2p 2p में जो साइज होगी उसकी कंपेयर में 3 में साइज बढ़ेगी, उसकी कंपेयर में 4 में, उसकी कंपेयर में 5 में। तो फिफ्थ ऑर्बिटल में सबसे बढ़िया साइज, यहां पर सबसे छोटी साइज, एंड छोटी साइज है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये एक एग्जांपल हुआ, लेकिन इसी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं एक और तरीके से। आपको यह सोचना है कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी 2p या 3p या 4p ऑर्बिटल यूज हो रही है बॉन्ड के फॉर्मेशन। कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 14, सही पहचाना। कार्बन एंड कार्बन के बीच में जब भी बॉन्ड होगा 2p 2p के बीच में फॉर्म होगा। अब आप लोगों को पता है कार्बन फैमिली, मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद करवाया है। कार्बन के नीचे कौन होता है? सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टीन। तो वही आ रहा है ये कार्बन, सिलिकॉन एंड सिलिकॉन के बीच में 3p 3p बॉन्ड बनेगा, फिर जर्मेनियम एंड जर्मेनियम के बीच में, एंड फिर टीन एंड टीन के बीच में। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, आंसर आपको आना चाहिए। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा कि 2p ऑर्बिटल बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो रही है, एंड 2p ऑर्बिटल, इसमें 3p, इसमें 4p, इसमें 5p। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं 1s एंड 2p, फिर हम लोग ले रहे हैं 1s एंड 3p, फिर 1s एंड 4p एंड 1s एंड 5p। देखो 1s का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, 2p का मतलब है फ्लोरीन, 1s का मतलब हाइड्रोजन, 3p ऑर्बिटल का मतलब क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, आयोडीन। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए या ऐसे पूछा जाए, बात एक ही है। अब आपको लगेगा सर इसमें 1s तो कॉमन है, नो डाउट बेटा, जो डिफरेंट है उसी को देखो। डिफरेंट कौन है? 2p 3p 4p 5p। 5p की साइज सबसे बड़ी होगी, ओवरलैपिंग कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज्यादा इस तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो बेटा आप लोगों को समझना ये है, ये सिर्फ और सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। सारी चीजें, कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने मोर देन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि वीबीटी सिर्फ एप्लीकेबल है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब यहां पर बेटा समझना ये है कि कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, टीन टीन, या फिर HF HCl HBr HI, ऐसे एग्जांपल दे सकता है, या फिर ऑर्बिटल लिख के दे सकता है। आपको देखना ये है n सेम है या n डिफरेंट है। पहले तो ये पहचान लो, ये पहचान लोगे तो तुरंत आपको ये याद रखना है कि n सेम है तो हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल।
सिर्फ डायरेक्शनल नेचर देखो, इन शॉर्ट s के कंपेयर में p की स्ट्रेंथ बढ़ेगी एक्सेप्ट 1s, एक्सेप्ट 1s। जबकि n डिफरेंट हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखने के लिए साइज देखनी पड़ेगी आपको। एंड आप सबको पता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम की तरफ जब जाते हैं ग्रुप के अंदर, पीरियोडिक टेबल हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होती है बेटा, साइज इंक्रीज होती है। जब साइज इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। साइज इंक्रीज हो रही है, यहां पर आप लोग लिख सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। क्लियर है बेटा। अब हम लोगों को दूसरा एक पॉइंट समझना है। एक पॉइंट तो समझ लिया हम लोगों ने, नेचर और शेप ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी जरूर प्रेजेंट रहिएगा, क्योंकि वो वीडियो लेक्चर मिस किया तो आगे के लेक्चर्स में आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बिल्कुल इग्नोर मत करना बेटा, अप टू एंड देखना। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।